गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी थर्ड यूनिट शुरू की थी मैग्नेटिज़्म। कल भी आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि इस यूनिट को आपने बिल्कुल साथ साथ फाइनल करना है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी। तो और ये जो लेक्चर है वो आप बिल्कुल साथ साथ व्यू किया करें। एक होमवर्क दूंगी मैं हर लेक्चर में, मुझे वो होमवर्क रोज़ मिलना चाहिए सब बच्चों का। तो आज हम शुरू करते हैं आगे का काम। तो ये है बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बेटे व्हाट इज़ बायोट सेवर्ट्स लॉ? ये जो लॉ है ये हेल्प करता है हमें टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। कल हमने पढ़ा था ना कि वेन एवर देर इज़ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, है ना। तो इस कंडक्टर के आसपास ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, इस कंडक्टर के किस छोटे से एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दैट कैन बी डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर एक्स वाई। ये कोई कंडक्टर है, वायर है एक्स वाई कैरिंग करंट आई। कितना करंट जा रहा है बेटे इसमें से? आई। तो इस वायर का ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया हमने। छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलके बनी हुई है ये वायर, छोटे छोटे टुकड़ों से। तो ये जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है? DL। और सपोज़ इस करंट एलिमेंट की वजह से मुझे यहाँ P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा। तो सपोज R is the position vector of point P with respect to DL and theta is the angle between R and DL। तो इट इज़ फाउंड कि यहाँ पर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज़ डिनोटेड बाय DB, क्योंकि स्मॉल है ना। पूरे की वजह से जब हम लेंगे तो हम इसको B से डिनोट करेंगे। तो यहाँ जो इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पर, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर 1, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through the conductor. Second, it is directly proportional to the length of the current element. Third, it is inversely proportional to the square of the distance between the current element and point P. And fourth, it is directly proportional to the sine of the angle theta between position vector of point P and current element. तो combining these four equations we can write dB is proportional to I dl sin theta, ये सब न्यूमरेटर में है, and inversely proportional to R square। और यहाँ जब हम प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो वी पुट अ कांस्टेंट K I dl sin theta अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ ये जो K है इसकी वैल्यू रहेगी बेटे म्यू नॉट बाय 4 पाई। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू नॉट। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट था ना, याद है आपको? एप्सिलॉन नॉट था। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में वी हैव अ कांस्टेंट म्यू नॉट। म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक permeability of free space, of free space। और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट की रखी थी, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पियर। अभी आप यूनिट को एज इट इज़ लो, वेबर को हम बाद में जब आएगी EMI में वहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट याद है आपको क्या थी? किस किस बच्चे को याद है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? इट इज़ 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये थी ना। तो यहाँ पर ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है, यहाँ अगर हम K की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो इट बिकम
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, जिसमें से कितना करंट जा रहा है I, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है dl, और इस एलिमेंट की दूरी कितनी है पॉइंट P से R, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन R एंड D. क्लियर है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है. आपको ये चार ये याद रख के इनको इकट्ठा रख दो और के की जगह बस म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दो. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म बायोट-सैवर्ट लॉ को, इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई. देखो बेटे, वैसे तो आई डी एल साइन थीटा था, तो आप कहेंगे मैडम आई क्रॉस डी एल लिख देंगे. नो, क्योंकि आई इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको वेक्टर नहीं लिख सकती. तो आई को हम बाहर लेंगे, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाहर लो, आर स्क्वायर अलग आ जाएगा, डी एल आर साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो गया है ना ऊपर नीचे. तो ये हो गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब. दिस इज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है. तो इसमें एक नोट है कि अगर हमारा ये पॉइंट P कंडक्टर पर ही आ जाए, यहाँ या यहाँ या यहाँ कहीं भी हो, कहाँ हो, कंडक्टर पे, तो बेटे देखना थीटा कितना हो जाएगा. ये था ना, ये एंगल था ना बेटे थीटा. अब अगर ये पॉइंट P कंडक्टर पे ही आ गया, कंडक्टर पे ऐसे आ गया, तो थीटा कितना हो गया 0. और अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0. तो डी बी कितना आ जाएगा आपका 0. तो अगर पॉइंट P, इफ पॉइंट P lies on the conductor itself, देन क्या हुआ, थीटा 0 हो गया, और थीटा 0 होने से क्या हो गया, डी बी इज़ 0. इट मीन्स कि कोई भी पॉइंट जो कंडक्टर पे लाई करता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहती है 0. ये ऑप्शनल में आता है बहुत बार क्वेश्चन. ठीक है. व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग ऑन अ कंडक्टर इटसेल्फ, तो इट विल बी 0. हेंस डी बी इज इक्वल टू 0. क्लियर है बेटे? तो दिस इज द बायोट-सैवर्ट्स लॉ. आसान है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम में आ जाता है. अब हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे. बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में. जैसे गॉसेस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, ऐसे बायोट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. कहाँ कहाँ करेंगे? 3 जगह, 3 एप्लीकेशंस है बायोट-सैवर्ट्स लॉ की. एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ. नंबर 1, due to a straight conductor carrying current. ठीक है. एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट जा रहा है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. किसकी हेल्प से? बायोट-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से. दूसरा हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉयल, कि एक सर्कुलर कॉयल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी. और तीसरा, इसी कॉयल की एक्सिस पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ
सर्कुलर कॉइल, कैरिंग करंट। ठीक है बेटे, तो बायोट सैवर्ट्स लॉ की ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, इम्पॉर्टेंट है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक, एक्स वाई रख लेते हैं इसका नाम हम। कैरिंग करंट कितना, आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, इस करंट की, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ हम पी पॉइंट पर डिटरमिन करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ देखो, सपोज कंसीडर अ करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट O, और ये जो P पॉइंट है, सपोज इसका जो डिस्टेंस है dl से वो क्या है आपका r है, और r और dl के बीच में एंगल कितना है, लेट इट बी थीटा। अब P पॉइंट का जो परपेंडिकुलर, एक ये ले लेते हैं हम पॉइंट C पॉइंट, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P पॉइंट का कंडक्टर से, ये कितना है L। ओके, और सपोज ये जो एंगल है लेट इट बी फाई। क्लियर है, तो वी नो एट P द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज गिवन एज dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square. This is in accordance with Biot-Savart's law. ये होगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन P पर। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वेरिएबल है, R है। सपोज़ अगर आपने करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया तो R ये होगा, अगर आपने करंट एलिमेंट यहाँ ले लिया ये वाला तो R ये हो जाएगा। तो R तो बदल रहा है, तो वी कांट रिलाई ऑन इट, है ना। ऐसे ही थीटा है, अगर R यहाँ नीचे ले लोगे ये P पॉइंट तो थीटा कुछ और हो जाएगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो यहाँ हमें DL को, साइन थीटा को और R को ऐसे फैक्टर्स में बदलना पड़ेगा जो कांस्टेंट हो। ठीक है, ये O से जो C तक की लेंथ है दिस इज़ L है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P से C तक के बीच का दिस इज़ A, दिस इज़ A। अब देखो कैसे करेंगे हम। पहले यहाँ से आप देख लो व्हाट इज़ cos फाई। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है इन ट्रायंगल POC, है ना, POC, व्हाट इज़ cos फाई। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इट इज़ बेस इज़ A और हाइपोटेन्यूज इज़ R। तो R इज़ इक्वल टू कितना हो गया, A अपॉन cos फाई। तो यहाँ R तो चेंज हो गया, R की जगह हम लिखेंगे A अपॉन cos फाई। इसी ट्रायंगल में हम देखेंगे व्हाट इज़ साइन थीटा, है ना। तो यहाँ देखेंगे थीटा प्लस फाई मिलके कितना होगा 90। पता है ना, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है। 180 में से 90 का तो यही है, तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, 90 के होंगे ना। तो एज थीटा प्लस फाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, तो इट मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू 90 माइनस फाई। तो यहाँ थीटा की जगह हम 90 माइनस फाई रखें, साइन थीटा की जगह 90 माइनस फाई, तो इट इज़ cos फाई, इट इज़ cos फाई। तो यहाँ साइन थीटा जो है
साइन थीटा जो है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, कॉस फाई। ठीक है, साइन थीटा की जगह हम रखेंगे कॉस फाई। ये भी बदल गया है ना, इसको बदलना था, आर भी बदल दिया हमने, ये रखेंगे, साइन थीटा भी बदल दिया। अब व्हाट अबाउट डी एल? डी एल के लिए हम इसमें से लेंगे टेन फाई। तो व्हाट इज टेन फाई? टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, एल, और बेस कितना है, ए। तो एल अपॉन ए। तो यहाँ से एल कितना आ गया आपका, ए टेन फाई। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ एल को विद रिस्पेक्ट टू फाई, करिए ना मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन, तो डी एल बाई डी फाई विल बी ए, और टेन फाई को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है बेटे, सेकंड स्क्वायर फाई आता है ना, पता होगा ये आपको डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पर डी एल आ जाएगा आपका ए सेकंड स्क्वायर फाई डी फाई। डी एल भी बदल गया, यहाँ डी एल भी बदल गया, साइन थीटा की जगह कॉस फाई कर देंगे और आर की जगह ए अपॉन कॉस फाई। तो लेट्स सी कि इक्वेशन 1 जो है ये क्या बनेगी हमारे। तो इक्वेशन 1 बिकम डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। ये था डी एल। डी एल की जगह हमने क्या लिखना है, ए सेकेंड स्क्वायर फाई, ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। फिर था साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखना है हमने, कॉस फाई अपॉन, ये था आर स्क्वायर, आर आया है ए अपॉन कॉस फाई, आर स्क्वायर आएगा बेटे ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, है ना। आर स्क्वायर आएगा यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है आपका, सेकेंड स्क्वायर फाई होता है ना। 1 अपॉन कॉस फाई सेकेंड फाई होता है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। अब यहाँ से देखो सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई कैंसिल होगा, एक ए से एक ए कैंसिल होगा, क्या बचा हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस फाई बचा ऊपर, डी फाई बचा अपॉन 4 पाई बचा और नीचे बचा था ए। ये आया आपका डी बी। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस करंट एलिमेंट की वजह से, अगर हम इस पूरे कंडक्टर की वजह से निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल स्ट्रेट कंडक्टर, होल स्ट्रेट कंडक्टर। क्या करूँ मैं इसको इंटीग्रेट, इस डीबी को इंटीग्रेट करेंगे। कितना आया आपका डीबी, यहाँ पर आया था फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई, इतना ही आया था ना। किस लिमिट में, अब इस एंड से लेके बेटे इस एंड तक कहीं भी हो सकता है ये करंट एलिमेंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ। तो अगर इस एंड पर है करंट एलिमेंट, तो ये जो एंगल बना रहा है इसको हम नाम दे रहे हैं फाई 1। और अगर इस एंड पे है तो ये जो एंगल इस पी के साथ बना रहा है, सपोज हम इसको नाम दे रहे हैं फाई 2। क्या नाम दे रहे हैं, फाई 2। तो ये होगा फाई 1 से लेके फाई 2, फाई 1 से लेके फाई 2, और ये माइनस फाई 1 से फाई 2। ये क्यों हुआ भाई, यहाँ नेगेटिव क्यों आया, ये देखो बेटे ये जो एंगल बन रहा है फाई 1 इस लाइन के साथ बन रहा है ना एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे आप जा रहे हो क्लॉकवाइज। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला फाई 2 इस लाइन के साथ ये ऐसे बन रहा है, आप आ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जब एंगल क्लॉकवाइज बनते हैं तो नेगेटिव लेते हैं हम, और एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं तो पॉजिटिव, इसलिए माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2।
तो ये हो गया आपके पास B इज इक्वल टू, अब इसमें से म्यू नॉट आई 4 पाई ए, ये तो कांस्टेंट है, आगे माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 कॉस फाई डी फाई। याद है आपको कॉस फाई को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, साइन फाई आता है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई, और अब लिमिट जो है इंटीग्रेशन के बाद यहाँ लगती हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर यहाँ पर लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन, पहले फाई की जगह फाई 2 माइनस साइन, फिर फाई की जगह माइनस फाई 1। अब बेटे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम स्पेशल केस लेंगे, क्या कि माना ये जो P पॉइंट है बिल्कुल मिडल में हो, है ना, या P पॉइंट इस सिरे पर हो या इस सिरे पर हो, तो व्हाट वी विल डू, है ना। तो उसके लिए देखेंगे स्पेशल केस। पहला, व्हेन द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, और जो पॉइंट P है वो यहाँ सेंटर में है। तो आप सोच के देखो, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो तो ये आपका फाई 1 बनेगा, ये आपका फाई 2 बनेगा, ऑलमोस्ट दोनों कितना बनेंगे, 90 के बन जाएंगे। तो जितना फाई 1 है उतना ही फाई 2 है, और दोनों कितने के बनेंगे, पाई बाय 2 या 90 डिग्री के। तो ये रहेगा आपका, पीछे आया था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, है ना। तो साइन फाई 1 90 है, साइन फाई 2 भी कितना है, 90 है। साइन 90 कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू 2 B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड due to a straight conductor carrying current at a point which lies in the center of a infinitely long conductor। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आपको स्ट्रेट कंडक्टर आ जाए और कोई कंडीशन ना दी हो तो बेटे फिर आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, यही करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, रोज़ के एक क्वेश्चन लूँगी, मुझे पता चलेगा कि आपने देखा है या नहीं देखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 7 एम्पियर करंट flows through a linear conductor, a straight conductor. Calculate magnetic field at a point which is at perpendicular distance 2 centimeter from it। क्या क्या गिवन है, आई देखो आसान दूंगी, सवाल मुश्किल नहीं दूंगी, बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने लेक्चर देखा है और फिर आपने किया है। कितना करंट जा रहा है, 7 एम्पियर। और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, ए जो होता है यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 2 सेंटीमीटर है। अब इसमें सेंटी का क्या करोगे, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, खुद बदलोगे। और क्या निकालना है आपने, बी निकालना है। तो फार्मूला आपके पास है म्यू नॉट आई 2 पाई ए। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, पीछे लिखी है, पाई रहेगा आपका 22/7, ठीक है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताना है। और यूनिट क्या होती है बी की, टेस्ला, कल डिफाइन किया था। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब बेटे ये जितने भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनमें डायरेक्शन निकालनी बहुत ज़रूरी होएगी।
तो जब स्ट्रेट कंडक्टर में जाता है करंट और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसकी डायरेक्शन के लिए हमारे पास होता है राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। क्या है ये राइट हैंड थंब रूल? देखो ये आपको याद करने हैं रोज। कल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि माना ये आपका लीनियर कंडक्टर है, इसमें से इस दिशा में करंट जा रहा है आई, तो आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लो, ठीक है। ये देखो, माना ये मेरे हाथ में जो पेन है, इसमें किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में रिफिल है, तो मैं इस पेन को अपने राइट हैंड में लूँगी। ये राइट हैंड है मेरा, मैंने ले लिया और ऐसे ग्रिप बनाऊँगी, ऐसे ऐसे, और ये जो अंगूठा है हम इसको आउट स्ट्रेच करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में होना चाहिए अंगूठा। तो ये जो उंगलियों का घुमाव है, उंगलियों का कर्वेचर है, देखो उंगलियां कैसे जा रही है, यहाँ से अंदर जा रही हैं और यहाँ से मेरी उंगलियां बाहर की तरफ आ रही हैं, मतलब गोल घूम रही हैं उंगलियां, इस तरफ अंदर जा रही हैं और इस तरफ बाहर। देख लो फिर दोबारा, अंगूठा जो है वो करंट की दिशा में हो, तो जो उंगलियां हैं यहाँ से अंदर जा रही हैं पेपर में और यहाँ से बाहर आ रही है, मतलब ये जो सर्कल बन रहा है उंगलियों का वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा करके देख लो, सपोज़ किसी कंडक्टर में से करंट ऐसे आ रहा है, अब आप कैसे करोगे, मतलब अब ये अगर ये पेन था तो अब ये रिफिल इस तरफ है, यहाँ आ रहा है करंट, तो मुझे पता है कि अंगूठे को हमें करंट की दिशा में रखना है, मतलब ऐसे रखना है, ऐसे उल्टा पकड़ूंगी ना अब मैं करंट को, ये हो गया अब हमारा अंगूठा, है ना। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से उंगलियाँ अंदर जा रही हैं और इस तरफ से उंगलियाँ बाहर आ रही होंगी, तो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ से अंदर जा रही थी और यहाँ से बाहर आ रही होंगी, इट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस केस में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए आप ना कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना राइट हैंड थंब रूल के लिए, उन्होंने वीडियो अच्छे से शूट कर रखा होता है, दिखा रखा होता है, आपकी बुक में भी दिखा रखा होगा, ठीक है। लेकिन इन रूल्स को फाइनल ज़रूर करना है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में हमें दिक्कत आएगी। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। तो इसमें ये हमने स्पेशल केस लिया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमने किया बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसकी एक ही एप्लीकेशन की है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अभी हमारी दो एप्लीकेशंस और बची हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ की, कि एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल पर कितना रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी। तो ये दोनों डेरिवेशंस हम कल करेंगे। आज का इतना ही काम है और आप इसको आज की आज फाइनल करेंगे। थैंक यू।